तो बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था तो लंच ब्रेक में मतलब पापा खाना खाने जाते थे तो मैं दुकान में बैठता था बुक्स वगैरह लेके, और कोई कस्टमर आता था तो उसको कुछ बेच भी देता था तो अच्छा लगता था। और पापा बोलते थे यार तुम आके बैठते हो तो लक्ष्मी आ गई है, तो पूरा गल्ला भर जाता है, तुम क्या करते हो ऐसा। तो मैं कोशिश करता था कि कोई कस्टमर वापस नहीं हो, कि अपना देश में एक अपनापन लगता है, वहाँ पर आप इंडियन फर्स्ट हो। आप कोई धर्म से हो ये किसी को नहीं पता, किसी को लेना देना नहीं, आप किस धर्म से हो, कौन क्या कलर है आपका, उससे कोई लेना देना नहीं, आप किस कंट्री से हो उसका लेना देना। जब मैं वहाँ गया तो देखा मैंने बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, और इनके तरह कैसे बनना है। तो एक इंस्पिरेशन मिला कि इनके पास रोल्स रॉयस है, बेंटली है, लग्जरी कार्स है। यहाँ तो इंडिया में तो सिर्फ सेलिब्रिटियों के पास वो गाड़ी होती है, वहाँ तो कॉमन लोगों के पास। कंज्यूमर के रूप में हम इसको देखना चाहें तो क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन करके बताइए कि कौन कौन से आपके प्रोडक्ट्स हैं और कौन से उसके बेस्ट प्रोडक्ट हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कंज्यूमर डिमांड करते हैं। तो हमने बहुत जगह सप्लाई किया है। राजस्थान रॉयल्स वगैरह दे प्ले ऑन आवर कोर्ट। अच्छा। अगर आप दुबई में जाएंगे ना, द सेवंस, ये आईपीएल की जो राजस्थान रॉयल्स द सेवंस स्टेडियम है वहाँ पर दुबई में, जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो जैसे कोई ज़मीन पड़ी हुई है उससे आपको कुछ इनकम नहीं आ रहा। हाँ, इनकम नहीं आ रहा राइट। लेकिन हम उसको परफॉर्मिंग एसेट बनाएंगे, उससे आपको भी इनकम आएगा, मुझे भी इनकम आएगा, क्योंकि आई एम इन्वेस्ट। किसी भी जगह जाने के लिए आपको बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है, और बॉडी प्रिपेयर करने के लिए आपको फिजिकल ट्रेनिंग प्लस डाइट फूड, ये दोनों होगा। अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हो उसके बाद खाना सही नहीं खा रहे हो तो फिर वो आपका उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। साल है 2025 का। जी हाँ, 2025 यानी अगर हम इसका टोटल कर ले तो बनता है 9 नंबर। 9 नंबर यानी कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये साल ऐसा है कि आपकी स्पोर्ट्स, आपकी एक्टिविटी बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, अपने बिजनेस को, इनकम को और रेस करने के लिए आज हमारे पास आए हैं दुबई से शादाब करीम जी। जी हाँ, वो आज अपने बिजनेस के बारे में, वहाँ के बहुत बड़े सीईओ है और अपने बिजनेस के बारे में आज हमें कुछ समझाने आए हैं। उस बिजनेस को आप भी समझिए और बिजनेस में आगे बढ़िए। समय है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही 2025 में आप लोग भी अपनी किस्मत को चमका लीजिए और वीडियो से अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि ये सबसे अलग, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अलग हटके जो है एपिसोड बनने वाला है। जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और हाँ, हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हेलो सर। नमस्ते सबको। मेरा नाम शादाब करीम है, मैं दुबई में रहता हूँ। मैं अभी इंडिया आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि सबके साथ मिलके एक स्पोर्ट्स के लिए काम करूँ, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम करूँ और लोगों को एक नया मुहिम बनाकर इंडिया को स्पोर्टिंग नेशन बनाकर ओलंपिक और सारे देशवासियों को फिट करके और आगे लेके जाने की कोशिश करना चाहता हूँ। जी, तो सर सबसे पहले तो आपके बिजनेस के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में चलते हैं। आपने इस बारे में कब सोचा, इस बिजनेस में कब आने की सोची, और क्या था आपके पहले का स्टार्टिंग का बैकग्राउंड, क्या करते थे आप, थोड़ा सा पहले उसको समझाइए। एक्चुअली मेरी पैदाइश बिहार में हुई, इंडिया के बिहार में पैदाइश हुई, और मैं बाहर मेरी एजुकेशन और बिजनेस मैंने बाहर ही दुबई में ही स्टार्ट किया। और उसके बाद मतलब बचपन में मीडियोकर था, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक कर लेता था, और स्पोर्ट्स में मैंने कोई नेशनल या स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स नहीं खेला। मतलब अच्छा। एक मतलब अंदर से था कि आई वांट टू ऑलवेज लिव फिट, मुझे फिट रहना था, उसके लिए मैं रनिंग साइकिलिंग वगैरह करता था। लेकिन जब मुझे बाहर की कंट्री में जाके देखा कि मैंने स्पोर्ट्स का काफ़ी चलन देखा, काफ़ी अच्छा मतलब बहुत अच्छा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एक ग्रूम देखा, तो मैं बोला कि बचपन से भी एक शौक था कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम करूं, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। तो फिर एक अंदर से पैशन आया कि चलो इसको करते हैं अच्छे से। जी। तो फिर उस इंडस्ट्री में जुड़ा, धीरे धीरे करते करते, एंड आज मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो जब आपने स्टार्टिंग में जो आपने स्कूलिंग करी, कॉलेज किया, कहाँ से किया और क्या था, मतलब उसके तब आप बता रहे कभी भी आपने मतलब स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, तो क्या ऐसी चीज़ आपके दिमाग में आई कि आपको इस फील्ड के अंदर ही आना है, क्या कब सोचा आपने बारे में? एक्चुअली मैंने 10th मतलब इंटर तो बिहार से ही किया था। उसके बाद फिर बेंगलोर से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर दुबई से मैंने SP जैन में मास्टर्स किया। लेकिन
फाइनल ईयर मतलब बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि फिर मैं बिज़ी हो गया काम में ही, क्योंकि उसी समय मैंने अपना स्टार्टअप भी किया था। जी। तो और जब मैंने इस इंडस्ट्री में पाँव रखा तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पर आप फिट भी हो रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो, तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। और मज़ा इसलिए आने लगा क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों से मिलता था जो कि बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही विजनरी टाइप के लोग थे। तो और मज़ा आने लगा, तो फिर काम करता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ओके। और अब आपको अपनी फील्ड में काम करके अच्छा लग रहा है? हाँ, डेफ़िनेटली मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम करे, फर्स्ट ही शुड बी स्पोर्ट्समैन। वो खुद ही स्पोर्ट्समैन बने। ऐसा नहीं कि वो कोई स्पोर्ट्स खेले, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सुबह से उठने से लेकर आपका फूड से लेकर आपका वॉकिंग, साइक्लिंग, रनिंग, कुछ भी, मतलब आप घर पे भी छोटा-मोटा कुछ भी कर सकते हो, योगा करो। मतलब आपको जो करना है, जो अच्छा लगता है वो करो, बट बी हेल्दी, दैट इज़ आवर थीम। ओके। हुँ। सर, आपके जो मतलब पेरेंट्स थे, उन्होंने आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया, या आपके अंदर से ही खुद आवाज़ आई? कैसे आपने ये बिजनेस खुद इस्टेब्लिश किया है, या किसी के थ्रू करा है, या पार्टनरशिप में क्या किया? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, मैं बिज़नेस फैमिली बैकग्राउंड का हूँ। मतलब मेरे उनका मेरे डैड का एक साइकिल स्टोर हुआ करता था। तो बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था तो ल लंच ब्रेक में मतलब पापा खाना खाने जाते थे तो मैं दुकान में बैठता था, बुक्स वगैरह लेके। अच्छा। तो दुकान पे बुक्स लेके पढ़ता भी था। कोई कौन सी, कस्टम किस चीज़ की दुकान थी? ये साइकिल की थी? साइकिल की शॉप थी। तो ओके। उस शॉप पे बैठता था, बुक्स आउट लेके। ऑफ इंडिया ही थी, वहीं दुबई में? नहीं, बिहार में, बिहार में? बचपन की बात बता ओके, रहा हूँ। ओके, ओके। तो दुकान में बैठता था तो किताब मतलब होमवर्क वगैरह मिलता था स्कूल का, तो दुकान में ही बना लेता था खुद से। और कोई कस्टमर आता था तो उसको कुछ बेच भी देता था, तो अच्छा लगता था। और पापा बोलते थे, यार तुम आके बैठते हो तो लक्ष्मी आ गई है। अच्छा, तो पूरा गल्ला भर जाता है, तुम क्या करते हो ऐसा? तो मैं कोशिश करता था कि कोई कस्टमर वापस नहीं जाए। अच्छा। ठीक है? और उनको कन्विंस करता था। और और फिर जब उसमें उससे भी टाइम मिल जाता था तो दुकान को थोड़ा सफाई-वफाई करके उसका डिस्प्ले ठीक करता था, रैकिंग-वैकिंग करता था, सनमाइका वगैरह साफ-उफ करके अगरबत्ती वगैरह लगा के उसको मतलब कोशिश करता था कि मतलब जब तक आप कर्म ही पूजा है ना, जब तक आप कर्म अच्छा नहीं करोगे तो आपको लक्ष्मी कहाँ से आएगी? हुँ, फिर धीरे-धीरे वो जो सीखा बचपन में ही सीखा। हुँ, फिर जब बाहर कंट्री गया तो देखा कि यार मेरे मतलब जो बचपन में जो मैंने किया था वो यहाँ काम आ रहा है। हुँ, तो फिर जिस इंडस्ट्री में पाँव रखा और जिस लोगों के साथ काम किया, सब खुश रहे। तो जब मैंने देखा कि इन लोगों के साथ मैं काम करके अच्छा कर पाता हूँ, तो मैं अपना क्यों नहीं काम करूँ? राइट। ठीक है? फिर जब खुद का काम किया तो थोड़े हर्डल आए, लेकिन अ, ऊपर वाले का सपोर्ट था तो मतलब अभी तक से अच्छा चल रहा है। अच्छा। हुँ। और फिर सर, आप दुबई में कब शिफ्ट हुए? किस टाइम पे? हाँ, तो दुबई मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2007 में। हुँ, और 2008 में मैं दुबई गया। मुझे जॉब मिल गई थी दुबई में। हुँ, तो वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी थी और मैंने बोला कि चलो यार, टिकट वीज़ा फ्री मिल रहा है, बाहर जाके देखते हैं कैसा है, मतलब दुनिया कैसी है, क्योंकि इंडिया में तो बैंगलोर, दिल्ली देखा ही हुआ था। अच्छा। तो जब बाहर गया तो मैं बोला कि चलो जाके देखता हूँ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अपना देश तो भागा नहीं गया, वापस कभी भी आ सकते हैं। हुँ, तो जब वहाँ गया तो देखा कि दुनिया अलग है और अच्छा। लोग काम करने का तरीका अलग है हुँ, और सोच अलग है। तो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ समझने में उनको, मतलब अलाइन करने में। और फिर उसी में रास्ता निकाल लिया अपना। अच्छा। कैसे, मतलब आपको क्या डिफ़िकल्टी है? थोड़ा-सा, हुँ, ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी थोड़ा इसमें समझ में आए। हुँ। किस तरीके की डिफ़िकल्टी थी आपको? डिफ़िकल्टी क्या है, देखिए अपना देश में एक अपनापन लगता है। हुँ, वहाँ पर आप इंडियन फर्स्ट हो। ये ओके, आप कोई धर्म से हो ये किसी को नहीं पता, किसी को लेना-देना नहीं। आप किस धर्म से हो, कौन क्या कलर है आपका, उससे कोई लेना-देना नहीं। आप किस कंट्री से हो उसका लेना-देना है। हुँ, तो और वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर अरबिक, मतलब काफ़ी अलग-अलग लोग, अलग-अलग लैंग्वेज है। मल्टी दुबई क्या है, दुबई इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। ओके, वहाँ पे दुनिया के हर तरह के लोग रहते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, और जब मैं वहाँ गया तो देखा मैंने, बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं और इनके तरह कैसे बनना है? तो एक एक इंस्पिरेशन मिला हुँ, कि इनके पास रोल्स रॉयस है, बेंटली है, लग्ज़री कार्स है। यहाँ तो इंडिया में तो सिर्फ़ सेलिब्रिटियों के पास वो गाड़ी होती है, वहाँ तो राइट। कॉमन लोगों के पास ऐसी अच्छी-अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा, फ़रारी। मतलब ओके, जितने, मतलब अगर आप दुबई गूगल करोगे ना, तो दुबई में सबसे एक्सपेंसिव घर सबसे ज़्यादा दुबई में, क्योंकि ओके, इट्स अ अल्ट्रा लग्ज़री कंट्री। ओके, पूरा देश ही अल्ट्रा लग्ज़री। वाओ! तो एक इंस्पिरेशन मिला कि भाई अभी मैंने करियर स्टार्ट किया है, मुझे इन लोगों की तरह बनना है, ऐसा काम करना है। हुँ, तो बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि वहाँ काम करने का तरीका इंडिया की तरह नहीं है कि कहीं पर भी आपने दुकान खोला और बैठ गए। हुँ, वहाँ पे आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है और सिस्टम में जाना पड़ता है, उस अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर कोई भी स्पेस लो उसके लिए मतलब इंस्पेक्शन होता है। मतलब सारा कुछ वर्ल्ड क्लास
पैरामीटर से ही होता है, तभी आप वहाँ कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। किसी को स्टाफ को रखना है, उसके लिए वर्क परमिट लेना पड़ता है, उसके लिए वीज़ा बनाना पड़ता है, उसके लिए वेज प्रोटेक्शन सिस्टम करना पड़ता है, इंश्योरेंस बनाना पड़ता है। मतलब सब कुछ करने के बाद तभी एक बंदा को आप हायर कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है। और इवन कि आपको कुछ कुछ एक्टिविटीज़ जो बिजनेस आप करना चाहते हो उसके लिए आपको खुद ही क्वालिफाइड होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने बस ये मन करा ये स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। और हर एक एक्टिविटी, हर एक काम के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता है वहाँ पे। हर एक एक्टिविटी के लिए अलग लाइसेंस? यस। अच्छा। और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पर एक लाइसेंस लेकर, एक ऑफिस लेकर काम करने, मतलब आपका पूरा कैपिटल जो इनिशियल कैपिटल उसी में ही लग जाता है काफ़ी। मतलब अगर आप मेन लैंड में काम कर रहे हो, फ्री जोन तो अलग है, उसका कैलकुलेशन अलग है, लेकिन मैं तो मेन लैंड में मैंने काम किया तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपके बिजनेस को समझ लेते हैं सर। किस नाम से बिजनेस है आपका और क्या काम करते हैं आप, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कीजिए। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा डिटेल में कर जी बताइए। तो मतलब मेरी जो कंपनी है, मतलब वी आर अ शेयर होल्डर और वर्किंग पार्टनर हूँ। आई एम CEO, रिप्रेजेंटिंग एज ए CEO ऑफ द कंपनी। ओके। तो ये कंपनी है यूरोप में, पोलैंड की कंपनी PFS स्पोर्ट्स। तो यूरोप में हेडक्वार्टर है और उसका एक ब्रांच दुबई में है, सऊदी अरबिया में है, और इंडिया में भी हम लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट किया है। ओके। तो ये जो कंपनी है ये स्पोर्ट्स सरफेस, और मतलब हमारे पास 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी हो गया वेलनेस का, दूसरा हो गया स्पोर्ट्स सरफेसिंग का, और तीसरा हो गया अपना पैडल कोर्ट्स का, जो काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है। ओके। तो और ये तीनों लाइन ऑफ जो बिजनेस है ये एक अम्ब्रेला में फिट नहीं होता है किसी भी कंपनी में। मतलब वी आर द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड, आप ऐसा पूरी दुनिया में हम वन ऑफ द काइंड है कि जहाँ पर ये तीनों चीज़ आपको एक अम्ब्रेला मिल रहा है। अगर आपने वेलनेस में जाना है तो दूसरे वेंडर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये करने का कारण ये था कि थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा था इसको तीनों को अलाइन करके करना, समझना। लेकिन जो मेरे डीलर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मैंने ऐसे किया, क्योंकि जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो मेरे डीलर बोलते थे सर ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, इसका डिमांड है काफ़ी। अच्छा। तो उसको परखते हुए, उस नेसेसिटी को समझते हुए, उसका फ्यूचर फोरकास्ट करते हुए हम लोगों ने उसको जो है दिस हाउ, इसी तरह हम ग्रो कर रहे हैं। तो जो भी नया चीज़ आता है वी अडेप्ट वेरी फास्ट। तो जो दूसरी कंपनी है उनको टाइम लगता है अडेप्ट करने में, उनको समझना पड़ता है, वो केस स्टडी करते हैं, वो करते हैं। हम उसको माने हमारी जो टीम है उसको मतलब बाज की नज़र लगा के रखती है कि चलो ये चीज़ आ रहा है और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उसको इमीडिएटली अडेप्ट करके और हमारे डीलर को सपोर्ट में मिल जाता है। तो वो मतलब कि जब इंक्वायरी जनरेट होना चालू होती है इससे पहले उनको उनके पास सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। ओके। तो जो आपके जैसे बिजनेस है, आपने बताया कि अगर हम एज ए व्यूअर, अगर हम कंज्यूमर के रूप में हम इसको देखना चाहें तो क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन करके बताइए कि कौन कौन से आपके प्रोडक्ट्स हैं और कौन से उसके बेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूमर डिमांड करते हैं। तो जो वेलनेस है उसमें सोना स्टीम का आपने नाम सुना, बड़े बड़े होटल्स में आप जाओगे 5 स्टार होटल में तो सोना रूम है, स्टीम रूम है, हॉट टब्स है जकूजी टाइप के वो है, कोल्ड प्लंज है जो प्लेयर्स वगैरह जो डिप करके ठंडे पानी में और निकलते हैं उसमें डिप करके कोल्ड प्लंज है। ये हो गया वेलनेस में। और एक और है वेलनेस में स्विम स्पास, जो कि मतलब आप स्विमिंग कर रहे हो अगेंस्ट वाटर करंट। ठीक है। तो आप स्विमिंग को अपना बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो वाटर करंट को स्पीड और डिक्रीज करके। उसमें आप ट्रेडमिल भी कर सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो, साइकिलिंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो स्विम स्पास में। अब आते हैं दूसरा सेगमेंट में जो स्पोर्ट्स सरफेसिंग है जी। तो स्पोर्ट्स सरफेसिंग में क्या है कि आपने देखा होगा रेड कलर का एथलेटिक ट्रैक्स, रनिंग ट्रैक्स, वो हम प्रोड्यूस करते हैं। वी आर वन ऑफ द फ्यू कंपनी इन द वर्ल्ड हु आर सर्टिफाइड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। ओके। हम जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स से सर्टिफाइड हमारा ट्रैक है। फ्यू कंपनी है जो वर्ल्ड में इस तरह की चीज़ में, और इंडिया में भी मेरे ख्याल से बहुत ही कमी है। और फिर आप टेनिस कोर्ट्स के जो सिंथेटिक मटेरियल है वो हम बनाते हैं। अच्छा। पिकल बॉल का सिंथेटिक मटेरियल बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है जो उनका सरफेस स्पेस है, सरफेस जो पेंट जो होता है वो हम बनाते हैं। और जो लोकल कंपनी वो लेके उसको कोटिंग करती है, तो हम कोटिंग नहीं करते क्योंकि वो डीलर के थ्रू जाता है। अच्छा। उसके बाद आपका ये आपका पैडल कोर्ट्स है। पैडल कोर्ट्स स्क्वैश और लॉन टेनिस का एक हाइब्रिड नया स्पोर्ट्स आया, और ये जो स्पोर्ट्स है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है पैडल टेनिस कोर्ट। आप गूगल करोगे आपको दिख जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें ग्लास होता है, फ्रेम होता है, मेटल फ्रेम होता है, ग्लास होता है और सिंथेटिक टर्फ होता है। ये तीनों मिलके ये स्पोर्ट्स बनता है और ये भी हम बनाते हैं। और हमारा जो
मतलब जो क्लाइंट्स हैं बड़े बड़े क्लब्स में इंडिया में, जैसे क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया हो गया, वेलिंगटन क्लब हो गया, ये हमारा ही प्रोडक्ट लगाया गया उसमें। अच्छा, हाँ। ओके, कोई एक एग्जांपल बताइए कौन से है जैसे? पैडल कोर्ट आप इंडिया में ऑलमोस्ट सारे जगह पे लग चुका है। जैसे Okay. आप अगर नोएडा का बात करोगे तो यहाँ पे एक टाइम्स ग्रुप का बेनेट यूनिवर्सिटी है, ओके। तो वहाँ पर अभी FIP का बहुत बड़ा क्यूपरा इंटरनेशनल मैच हुआ था, तो उसमें वो जो कोर्ट है हमारा ही कोर्ट है। Okay. तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू उन्होंने लगाया था। तो ओके। मतलब आप इंडिया में बात करो, मिडिल ईस्ट में बात करो, यूरोप में बात करो, हर जगह बात करो, मतलब वी आर एवरीवेयर। ओके। और सर क्रिकेट का भी अगर करना होता है तो क्रिकेट कोर्ट भी अवेलेबल है? क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट में ज़्यादातर सिंथेटिक नहीं, नेचुरल चीज़ यूज होता है। जैसे टर्फ हुआ, ग्रास, अच्छा। जो स्टेडियम है वो बरमूडा ग्रास यूज़ होता है, ठीक है, तो वो हम बनाते नहीं, वो तो नेचुरल सीड है, पेस्टिसाइड। हम लोग सिंथेटिक कोट्स बनाते हैं। अच्छा। और कभी कभी जो मैट आते हैं वो भी हम नहीं बनाते, क्योंकि वो लोकल प्रोडक्ट से बना रहता है, जैसे क्वायर हो गया, ये सब हो गया। एक होता है आर्टिफिशियल ग्रास, ठीक है, वो पिच होता है, वो प्रैक्टिस पिच वगैरह के लिए, तो वो हमने बहुत जगह सप्लाई किया है। राजस्थान रॉयल्स वगैरह, दे प्ले ऑन आवर कोर्ट। अच्छा। अगर आप दुबई में जाएंगे ना, द सेवंस, ये IPL की जो राजस्थान रॉयल्स राजस्थान रॉयल्स, द सेवंस स्टेडियम है वहाँ पर दुबई में, तो वो जो टीम प्रैक्टिस करती है तो वो हम लोगों ने सप्लाई किया। और एक्चुअली हम लोग डीलर के थ्रू सप्लाई करते हैं, हमको पता नहीं कहाँ पर क्या लगा रहा है सब, ठीक है, तो अच्छा, मतलब आप लोगों का we are बेसिकली everywhere, काम हाँ, है डीलर को सप्लाई करना, डीलर अपनी तरफ डीलर से एप्लीकेशन करता है जी। ओके। तो सर आपके में सबसे ज्यादा इनमें डिमांड किस चीज की रहती है? आज के दिन में तो पिकल और पैडल बॉल का बहुत डिमांड है। पिकल बॉल अभी लेटेस्ट आया, जैसे वो टेबल टेनिस होता है, हाँ राइट। तो टेबल टेनिस से थोड़ा बड़ा होता है, इसमें एक छोटा सा नेट लगाते हैं और 4 प्लेयर खेलते हैं उसमें। ये काफ़ी फास्ट गेम है और हर एज के लोग खेलते हैं और बहुत मज़ा आता है खेलने में। और पैडल कोर्ट को जैसे मैंने आपको बताया कि चारों तरफ से ग्लास से बंद रहता है, चारों तरफ से उसमें लाइट लगे रहती हैं, और जैसे बॉल अगर आप मिस हो गया आपके रैकेट से, वो ग्लास से टकरा के फिर आएगा, आप कंटिन्यू स्पोर्ट्स करो उसके साथ। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, हाँ, उसमें जो सेल्फ अपने आप से हो रहा है। सेल्फ से वो लग के दीवार से आएगा, आप स्पोर्ट्स कंटिन्यू करो, आपको दोबारा सर्विस करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप बाहर से जाके बॉल को वापस मार के अंदर खेलना, गेम कंप्लीट, मतलब इट्स अ कंटिन्यूअस गेम, आप लगातार खेल सकते हो वहाँ पे। हाँ। ओके। और ये दोनों का डिमांड काफ़ी है अभी। इन दोनों की ज़्यादातर। और अगर मैं इसको इनके प्राइसिंग की बात करूं तो आप थोड़ा बताना चाहिए कि क्या प्राइसिंग इनकी रहती है और कितने एरिया कम से कम मिनिमम जो है वो होना चाहिए उसके लिए? प्राइसिंग तो डिपेंड करता है बहुत सारे रेंजेस पे, area। लेकिन हाँ मतलब अराउंड 15 लाख से स्टार्ट होता है पैडल कोर्ट, ठीक है, और उसमें अलग अलग मॉडल के हिसाब से होता है। रेंज स्टार्टिंग 15 लाख से, मतलब आपको और जो पिकल बॉल है वो अराउंड 1 लाख के 99,000, 1 लाख से आगे वो है, क्योंकि ये सब कोर्ट में, ये सब जो पैडल कोर्ट है इसमें काफ़ी एलीट प्रीमियम काइंड्स ऑफ क्लब यूज़ करते हैं। और जो पिकल बॉल है वो मतलब इट इज़ लाइक बूमिंग एनीवेयर, कहीं पर भी आप छोटे से जगह पे भी चले जाओ वो यूज़ हो सकता है। उसके लिए आपको मतलब मेरे ख्याल से 1800 स्क्वायर फीट चाहिए पैडल कोर्ट के लिए। पिकल बॉल के लिए 1800 स्क्वायर फीट चाहिए, और पैडल के लिए आपको चाहिए 2100 स्क्वायर 2100 स्क्वायर फीट। 2100 स्क्वायर आप एडिट कर लोगे ना? हाँ हो जाएगा जी, 2100 स्क्वायर फीट के करीब। हाँ। ओके। और सर अगर मैं ये देखना चाहूँ कि अगर मैं एज ए कंज्यूमर और अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ और मेरे पास एक छोटा प्लॉट एरिया पड़ा हुआ है, उसमें मेरी कैसे हेल्प हो सकती है? मान लीजिए मेरे पास 100-200 स्क्वायर फीट का एरिया रखा हुआ है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए 100 होता क्या है कि पहले क्या था कि अगर आपको कुछ बनाना था तो आप कहीं इंटरनेट पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, किसी वेंडर को कांटेक्ट करोगे, वो आपको एक कोटेशन देगा, प्राइस देगा। लेकिन जिस हिसाब से इंडिया में स्पोर्ट्स का डिमांड है और जितना अभी बूम कर रहा है स्पोर्ट्स, तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। हम लोग को मिल के काम करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास स्पेस है तो उसका भी वैल्यू है, ठीक है, वो तो फ्री का है नहीं, ठीक है। तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम जो है विजिट करेगी और वो आपको बताएगी कि इसमें ये स्पोर्ट्स लग सकता है, इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, और उसका फिर हम उस बेस पे हम एक पार्टनरशिप करेंगे और फिर उससे रेवेन्यू क्रिएट करेंगे। और इट्स मतलब दोनों, मतलब उससे क्या होगा कि जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो जैसे कोई ज़मीन पड़ी हुई है, उससे आपको कुछ इनकम नहीं आ रहा है, हाँ, इनकम नहीं आ रहा, राइट, लेकिन हम उसको परफॉर्मिंग एसेट बनाएंगे, उससे आपको भी इनकम आएगा, मुझे भी इनकम आएगा, क्योंकि आई एम इन्वेस्टर, मैंने आपकी प्रॉपर्टी पे मतलब ज़मीन पे इन्वेस्ट किया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये शॉर्ट टाइम के नहीं कि 1 साल 2 साल के लिए, ये कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट है, कंटिन्यूस इनकम है, और प्लस अब
एक छोटा सा एक आप पायलट प्रोजेक्ट जब करोगे तो उससे आपको एक हिम्मत मिलेगी। फिर आप दूसरी जगह करोगे, तीसरी जगह करोगे, तो उससे क्या होगा कि आप एक रोजगार से जुड़ जाओगे। राइट। ठीक है, रोजगार से जुड़ जाओगे, आपको एक इनकम आएगा, आप जॉब क्रिएट करोगे, और जो लोग जॉब करेंगे वो खेलेंगे भी, तो फिट भी रहेंगे। फिर भी सर अगर कोई आपको अभी फोन उठा के मिलाना स्टार्ट करे, कम से कम उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी एरिया क्या होना चाहिए कि वो आपको कॉल कर ले कि आप आ जाइए हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए, आपकी टीम यहाँ पे पहुँचा दीजिए, उसके लिए क्या है आप थोड़ा समझाइए। मिनिमम जो है, मिनिमम आप समझ लो, मुझे लगता है कि अगर आप क्रिकेट बनाओगे तो काफ़ी छोटा होता है, लेकिन पिकल बॉल 1800 स्क्वायर फीट, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। ठीक है, तो और लोकेशन क्या है, और तीसरी बात क्या है कि मतलब एक्सेसिबिलिटी क्या है, रोड है, पार्किंग है, कैसे है, मतलब ये सब चीज़। अगर एक प्लॉट एरिया पड़ा है, खाली प्लॉट देख के आप लोग नहीं करते? नहीं, खाली प्लॉट एरिया है, लेकिन वहाँ पे आबादी कैसी है, लोगों को पता है कि नहीं उस स्पोर्ट्स के बारे में। ओके, वो भी तो बेसिकली आप पार्टनरशिप में काम करते हैं। अगर वो अपना बंदा पर्सनल सेल्फ करना चाहे, पार्टनरशिप नहीं जोड़ना चाहे, वो एक बार आपसे काम करा के वहीं पे काम को कंप्लीट करना चाहता है, तब आप उसमें मदद करते? हाँ, क्यों नहीं। उसके लिए जो हमारे डीलर हैं उस रीजन के, वो हमको कांटेक्ट करेंगे, हम उनको डीलर से कनेक्ट करा देंगे। वो उनको एक कॉस्ट BOQ बना के देंगे कि सर ये इसका टोटल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन के साथ, क्योंकि उसमें बेस भी बनता है, तो बेस बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन के साथ इतना कॉस्ट पड़ेगा, और उसके बाद दे कैन डील डायरेक्टली। अच्छा, इसका पहले बेस भी तैयार करना हाँ, होता है? ये कंक्रीट या एस्फाल्ट बेस चाहिए इसको बनाने के लिए। अच्छा, और उसके बाद जो है वो एरिया पूरा रेडी हो जाता है? हाँ, एरिया रेडी हो सकता है। उसमें अगर आपको लाइट लगाना है, फेंस लगाना है, रात में खेलना है या कवर करना है, सब कुछ हो सकता है। वो सब आप लोग करके देते हैं? नहीं, मैं तो मतलब मैं तो ब्रांड हूँ, मतलब मैं तो सिर्फ मटेरियल सप्लाई करता हूँ, लेकिन जो कंपनी करेगी वो करके देगी। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैं लेकिन करवा दूंगा खुद ही। अच्छा, मतलब जो डीलर्स है वो आप उसमें जो है वो पूरा सब कुछ रेडी करके हाँ, जो लोकल कंपनी है, जैसे अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है नोएडा में, तो जो हमारा नोएडा का जो कोलैबोरेटर है, जो डीलर है, वो आप मतलब आप हमारे पास लीड भेजोगे, हम उनको बोलेंगे, वो विजिट करके सारा आपको प्रोजेक्ट प्लान बना के दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको बनाना नहीं बनाना, कब बनाना है, और आप अपना खुद भी एक ड्यू डिलिजेंस कर दो, कैलकुलेशन कर लो कि भाई ये बनाने से अगर इतना लगेगा तो मेरे को इतने दिन में इतना आना चाहिए। तो सिंपल। हाँ, राइट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पार्टनरशिप बेसिकली, जो आप अभी कह रहे हैं आप उस कंपनी में शेयर होल्डर है, आपका क्या शेयरिंग रेशियो है सर? मतलब वो आप ही की कंपनी के करीब मानी जाए या कैसे है? हाँ, आई एम द मतलब वन ऑफ द डिसीजन मेकर। मैं डिसीजन ले सकता हूँ और ऑपरेटिंग पार्टनर भी हूँ। तो डेफिनेटली मतलब इंडिया तो मेरे अंडर आता है, तो अगर इंडिया से रिलेटेड कुछ भी है तो आई कैन टेक डिसीजन ऑन दैट। अच्छा, मैं डिसाइड कर सकता हूँ। ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे? हाँ, ऑल ओवर इंडिया। इंडिया क्या, 4 कंट्रीज मेरे अंडर में। ओके, जहाँ भी ये सारे मटेरियल जा सकते हैं सब? हाँ, करेक्ट। ओके, तो सर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो आपसे कांटेक्ट कर ले डायरेक्ट? कोई नंबर वगैरह कौन बात करेगा, क्या कुछ है, थोड़ा समझा दीजिए उसके तो वो www.pfs.sport आप उस पर जाए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप कनेक्टिविटी भी है, तो मतलब आप उस पर अपना मैसेज छोड़ दें या नंबर डाल दें और लोकेशन बता दें, तो हमारी टीम है, मार्केटिंग टीम, दे कैन बी इन टच, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके, वैसे भी खैर मैं आपकी जो वेबसाइट है और जो व्हाट्सएप वगैरह जो भी चीज़ है वो सब मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, परफेक्ट, ताकि इन सब की जो है हेल्प हो जाए थोड़ा ठीक से। जी। अच्छा सर, अब मैं थोड़ा सा आपके पीछे पास में आ जाता हूँ। जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितनी रही और कैसे किया आपने? तो जब एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं होती, नॉलेज होती है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मतलब मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक पैशन था कि हाँ ये करना है, और कुछ रिस्क भी लिया लाइफ में। ये कब सोचा सर आपने? ये बड़े ही मतलब एक बड़ा ही लार्ज लेवल का काम है, कोई सोचने में भी बंदा बड़ा सोचेगा, वो भी एक ऐसा बंदा जो कि इंडिया में रह के वहाँ पहुंचा दुबई में और इतने बड़े लेवल की बात सोच रहा है। ऐसा कब किसी को आपने देख के मोटिवेट किया, ये कैसे करा? लुक, अपने आप को आप एक आपका एक होता है कि नहीं मुझे लाइफ में ये करना है और अपने लोगों के लिए करना, अपनी फैमिली के लिए करना, तो खुद ही हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि अच्छे लोग होने चाहिए, मतलब जो जैसे जैसे आप मिलते जाते हो, कुछ लोग थे जो उन्होंने हेल्प किया लाइफ में, ठीक है, कुछ लोग थे जिन्होंने हेल्प के साथ सपोर्ट भी किया, ठीक है, और कुछ लोग थे जिन्होंने भरोसा किया कि नहीं ये बंदा आगे कर सकता है और इसको आगे करो, ठीक है। तो ये था, और मेरे पास क्या था, मुझे जितना मैक्सिमम सीखना था मैं सीखता गया, उसको अप्लाई करता गया, और बहुत लोगों से मिला, बहुत एग्जीबिशंस विजिट किया, बहुत ट्रैवल किया, और उसके बाद
फिर मतलब फिर अपने जो डीलर्स हैं, डीलर्स नेटवर्क को स्ट्रेंथन किया, उन लोगों को सपोर्ट किया, उन लोगों के अप्स एंड डाउन्स में उनका साथ दिया, और उनको कभी नुकसान होने नहीं, मतलब जितना मैक्सिमम किया, कोशिश किया कि उनको नुकसान नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आप तो एक बार कोट लगाओगे, लेकिन मेरा डीलर तो आज आपका लगाया, कल उनका लगाया, परसों उनका लगाया। राइट। तो फिर उन्होंने, उनके सपोर्ट से फिर धीरे धीरे फिर मैंने एक्सपेंशन किया। ओके। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, इंडिया, सार्क कंट्रीज, और बस वी आर इनटू द, अभी चल ही रहा है एक्सपेंशन, अभी खत्म नहीं हुआ। राइट राइट। इस पे कोई अगर बंदा बिजनेस करना चाहे तो उसको सबसे पहले बेसिक क्या रिसर्च करना होगा सर? आपने जैसे रिसर्च स्टार्ट किया होगा, बेसिक क्या रिसर्च किया होगा? तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, तो सबसे पहले आपका बैकग्राउंड जो है सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। ओके। ठीक है, क्योंकि यू उससे हैव क्या, कंप्लीटेड योर सिविल इंजीनियरिंग? नो, आई हैव डन डिफरेंट कोर्स, बट मतलब मैं क्या था कि मैंने साइंस बैकग्राउंड से पढ़ा था, तो और एक साइंस जो होता है, साइंस पढ़ने से समझ में आ जाता है कि क्या है नहीं। ओके। तो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बेनिफिट क्या है कि कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाता है आपको, Okay, right, कि right. क्या सही है, किस टाइम में करना चाहिए, क्या बेस चाहिए। ठीक है, राइट। तो एक ये हो गया, और दूसरा है कि अगर आपके अंदर डिज़ाइनिंग का नॉलेज है, कि अगर आप जैसे एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो, आर्किटेक्ट बैकग्राउंड है, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। राइट। तीसरा क्या है कि अगर ये दोनों भी नहीं है, बट आपके अंदर अगर गुड सेलिंग स्किल है, मार्केटिंग स्किल है, तब भी आप कर सकते हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे कस्टमर के सामने आप हो, कस्टमर ये नहीं देख रहा आपने क्या पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा, आप कितने अच्छे से कस्टमर को या क्लाइंट को, एंड यूजर को कैसे कन्विंस कर सकते हो, और कितना आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। राइट। तो ये हो सकता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप इंजीनियर भी नहीं हो, आप आर्किटेक्ट भी नहीं हो, आप सेल्स भी नहीं पढ़े हो, मार्केटिंग भी नहीं पढ़े हो, अगर आप एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हो, और अगर आपको इस स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है, और आपके अंदर पैशन है, तो सब कुछ सेकेंडरी है, आप आराम से कर सकते हो। आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। आई विल गिव यू ट्रेनिंग टू डू इट। ओके। लगभग कितने समय की ट्रेनिंग होगी सर इन लोगों की, अगर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहे तो? तो ट्रेनिंग होती है मतलब एक तो कि मतलब कोर्सेज होता है उसमें, मतलब तो मेरे ख्याल से 2 से 3 महीना लग जाता है पूरा A to Z समझने के लिए। ओके। हाँ, आपके यहाँ सर कोई इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी है, या वन टाइम ही सारा कुछ करना होती है पेमेंट? नहीं, हम लोग हमारा जो मतलब होता क्या है कि हम लोग एंड यूजर से डायरेक्ट डील नहीं करते हैं। जैसे अच्छा, आपने डीलर लेना के है, थ्रू ही होगा? हाँ, तो डीलर के थ्रू होगा, और अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है, और आपका रिकॉर्ड अच्छा है, और आपके पास आगे भी काम है, तो हमारा डीलर, मतलब मैं उनको बोल दूंगा तो आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी करवा सकते हैं। ओके। चलिए, ये बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचेगा सर इनसे। तो अगर कोई सर के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने इस बिज़नेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। वेबसाइट भी दे रखी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे सीधा सर के साथ, सर की टीम के साथ जो है आप जुड़ के इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा सर, किसी को अगर मान लीजिए बिजनेस ही नहीं, जॉब भी क्रिएशन के लिए अगर कुछ करना है, तो जॉब क्रिएशन में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं लोगों की? तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं लास्ट टाइम कपिल शर्मा शो देख रहा था। अच्छा। मैं कपिल शर्मा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। तो उसमें जोमेटो के ओनर भी आए हुए थे। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि जोमेटो क्या करता है कि रेस्टोरेंट तो ऑलरेडी है, ठीक है, और एंड यूज़र भी है जिसको रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना है, तो आप फाइन डाइनिंग भी कर सकते थे रेस्टोरेंट में जाकर। और रेस्टोरेंट भी पहले डिलीवरी करती थी, ऐसा नहीं वो भी नहीं करती थी। लेकिन जोमेटो ने क्या किया, इस चीज़ को ईजी कर दिया। उन्होंने जो बहुत सारे जॉब क्रिएट किए बाइकर्स को, और जो मतलब जो मीडियम और लोअर एंड के लोग थे, जो 12 पास और जो भी मतलब थोड़े मोड़े पढ़े लिखे हुए थे, उन लोगों को उन्होंने काम दिया। और उससे क्या हुआ, जॉब क्रिएशन हुआ। तो उसी तरह हम लोग स्पोर्ट्स में भी जॉब क्रिएशन तो हुआ जोमेटो में, लेकिन जो मैं सिर्फ जॉब नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं जॉब एंड हेल्थ दोनों क्रिएट करना चाहता हूँ। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि जोमेटो की तरह जिम्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, घर हैं, लेकिन बंदा जो ट्रेनर है, एक ट्रेनर का एक सेगमेंट डेवलप करना चाहता हूँ, जहाँ पर छोटे मीडियम और जो पैशनेट है स्पोर्ट्स के, उनको ट्रेन करके और हर घर में जाके एक पीटी सेशन कराए। राइट। ठीक है, कि आप ये पीटी सेशन करो, और उनको कुछ डाइट लाइक अच्छे डाइट वाले फूड भी उनको सब्सक्राइब कराएंगे। तो उससे क्या होगा कि एक जॉब भी क्रिएशन होगा और
हेल्दी इन्वायरमेंट भी बनेगा। Right. अगर एक घर में 3-4 लोग हैं, 15-20 मिनट का सेशन, 15-20 मिनट का पीटी नॉर्मल एक्सरसाइज कराया, तो उससे क्या होगा कि वो 15-20 मिनट का सेशन करने के बाद उनको थोड़ा हल्का लगेगा, फिर वो वॉकिंग करना चालू करेंगे, रनिंग करना चालू करेंगे, फिर धीरे धीरे वो जिम आना चालू करेंगे, फिर उसके बाद वो स्पोर्ट्स क्लब जाएंगे, फिर वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली उठ के आप सीधा स्पोर्ट्स क्लब में या जिम जाके आप करना, किसी भी जगह जाने के लिए आपको बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है, और बॉडी प्रिपेयर करने के लिए आपको फिजिकल ट्रेनिंग प्लस डाइट फूड, ये दोनों होगा। अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हो उसके बाद खाना सही नहीं खा रहे हो तो फिर वो आपका वो उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा एक दूसरे को। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद जब बंदा एक्टिव होगा और वो थोड़ा मोबाइल होगा तो फिर वो जाएगा अपना, ही विल स्टार्ट गोइंग, वो पैडल खेलने के लिए जाएगा, पिकल बॉल खेलने के लिए जाएगा, तो उसको इंटरेस्ट आएगा। तो उससे क्या होगा कि आप मोबाइल से थोड़ा अलग हो जाओगे। अभी क्या होता है, आप किसी मॉल में जाओ तो देखो बंदा, सब लोग साथ बैठे हुए लेकिन सब लोग मोबाइल से जुड़े हुए, लेकिन जब आप स्पोर्ट्स करोगे ना तो आप फिर से इंसान बन जाओगे, फिर से आप लोगों से मिलोगे, बात करोगे, उनको चीयर्स करोगे, ठीक है। तो वो पुराने जमाने याद आ जाएंगे, हाँ, ऑफलाइन वाला टाइम याद आ जाएगा। तो क्या स्पोर्ट्स आपको एक कनेक्ट कराता है, यूनिटी कराता है। आपने देखा ना 1983 मूवी में वो राइड्स चल रहे थे, वो कपिल देव की मूवी थी ना 1983, तो जो क्रिकेट जो इंडिया वर्ल्ड कप जो जीतने गई थी तो उसने पूरे देश को इकट्ठा कर दिया। और आज भी क्रिकेट IPL वगैरह होता है तो उसी तरह हर स्पोर्ट्स, मतलब ये नहीं मैं बोलता हूँ पैडल खेलो, पिकल, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो वो आपको यूनाइट करता है। और जब तो ये छोटी सी पहल है, अगर हम इसको करेंगे तो मतलब जैसे जोमेटो ने अगर 1 लाख क्रिएट किया तो हम आराम से 10 लाख क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो वॉल्यूम है, फैमिली है, लोग हैं, ठीक है, ओल्ड एजेड पीपल हैं। उनको कभी क्या होता है, बच्चे बाहर चले जाते हैं, वो रहते हैं, वो सिर्फ अपना समय देखते हैं कि यार आज नहीं तो कल भगवान को प्यारा हो जाना जी। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो वेट करें कि भगवान को प्यारा ना, मैं ये चाह रहा हूँ जब बच्चे उनके बाहर से आए बोले अरे आप तो 20 साल और यंग हो गए, ठीक है। और उसके लिए हम उसमें मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ जुड़े और एक प्रॉपर एक प्लानिंग के हिसाब से और एक KPI एंड प्रोटोकॉल के थ्रू हम उसको मतलब आगे इंडिया में एक मुहिम को लेके चले और काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे तो सबको जॉब मिलेगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सर चलते चलते एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ये स्पोर्ट्स की ही फील्ड क्यों, कुछ और क्यों नहीं? देखिए बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज़ इंडिया में क्या है अभी ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। तो अगर आप रियल एस्टेट करोगे, आप कोई मकान लेते हो, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया, कोई मतलब अगर आप बिजनेसमैन हो, आपने रियल एस्टेट लिया, इन्वेस्ट किया, आपने उतने पैसे लगाए, वो पैसे कमाने के लिए आपको भाड़े से 20 से 25 साल लग सकते हैं, राइट, ठीक है। या आप उसको बीच में बेच दो, कभी अप्रिसिएशन हुआ तो। लेकिन स्पोर्ट्स में क्या है कि आप विदिन 5 ईयर्स आपका जो आपने पैसे लगाए वो रिटर्न आ सकते हैं जी, ठीक है। तो और इंडिया में क्या बहुत स्कैर्सिटी है स्पोर्ट्स का, क्योंकि पहले उतना मतलब बीच में काफ़ी गैप रह चुका था और अभी गवर्नमेंट का भी फोकस है कि इस बार का बजट में अगर आपने देखा होगा तो गवर्नमेंट ने काफ़ी फोल्ड ज़्यादा बजट डाला है स्पोर्ट्स के लिए। हाँ जी। जब गवर्नमेंट फोकस कर रही है इसका मतलब है कि लोगों को भी अपनी तरफ से उसको कॉम्प्लीमेंट करना होगा। तो प्राइवेट लोगों को भी, छोटे छोटे स्मॉल मीडियम सेक्टर को भी स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जब रिटर्न इतना अच्छा है और आपको इज्जत भी मिल रहा है जब आप स्पोर्ट्स कराते हो, ठीक है, और आप लोगों से मिलते भी हो अलग अलग तरीके से, और आपको एक स्पॉन्सर भी मिलता है, फुटेज भी मिलता है, तो क्यों नहीं, मतलब इसमें आपको अर्निंग एंड चार्मिंग दोनों मिल सकता है स्पोर्ट्स से। दूसरी इंडस्ट्री में जैसे आपने अगर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का काम किया, या अगर आपने ट्रांसपोर्ट का काम किया, या किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में काम किया, तो ये दोनों मिलना बहुत डिफिकल्ट है। हेल्थ, चार्मिंग, ग्रूमिंग, तीनों एक साथ मिलना एंड गुड रिटर्न ऑन इनकम में अच्छा रिटर्न आना, ये बहुत ही कम इंडस्ट्री में। राइट। ठीक है सर, बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे मिलके, और आई थिंक सब लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी। और अब सब लोगों को और भी अपने बिजनेस में अर्निंग करनी है, आगे बढ़ना है, तो सर का नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस, अपने इनकम को और ज़्यादा रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आप थैंक यू, नमस्ते। और आप लोगों को अगर कोई भी सवाल है आप मुझे ब्लॉक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मैं इंडिया में आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि एज ए इंडियन आप लोगों की मदद करूँ, आप लोगों के साथ जुड़ के एक मुहिम चलाऊँ और स्पोर्ट्स, इंडिया को स्पोर्ट्स में सबसे आगे लेके जाऊँ। तो इंडिया में काफ़ी वॉल्यूम है, काफ़ी लोग हैं, तो नमस्ते। एंड मैं आप लोगों का मैसेज का वेट करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू।